बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधिका अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। राधिका और उसका परिवार गरीब था, परंतु फिर भी वो लोग हंसी खुशी जी रहे थे। परंतु फिर कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होता। राधिका के पिता अरुण का फैक्ट्री में काम करते हुए एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण राधिका के पिता अरुण के दोनों पैर बेजान हो जाते हैं और उसके पिता सीधा बिस्तर पर आ जाते हैं। इसलिए अब राधिका की माँ सुमित्रा को घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर झेलनी पड़ जाती है और सुमित्रा अब लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। राधिका एक बहुत ही होनहार लड़की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और बड़ी होकर वो एक आईपीएस अफसर बनना चाहती थी। इसलिए वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। सुबह सुबह ही सुमित्रा काम पर और राधिका कॉलेज चली जाया करती थी और फिर शाम को दोनों घर आती थी। इसलिए अरुण को पूरा दिन अकेली ही घर पर बिताना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पर इस जग में तो पानी खत्म हो चुका है। लगता है राधिका जग में पानी भरना भूल गई। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं किसे आवाज लगाऊं? लगता है मुझे खुद ही उठकर पानी लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अरुण अपने बेजान पैरों पर उठने की कोशिश करता है, परंतु उसकी ये कोशिश नाकामयाब होती है और वो तेजी से अपने सर के बल जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर पर चोट आ जाती है और खून भी निकलने लग जाता है। तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है। अपने पिता की ये हालत देखकर वो घबरा जाती है, परंतु फिर वो जल्दी से अरुण को उठाती है और बिस्तर पर बैठाती है और इसके बाद वो उसके सर की पट्टी करने लग जाती है। ये सब कैसे हुआ पापा? आप जमीन पर कैसे गिर गई और आपको इतनी चोट कैसे आई? बेटा, लगता है आज शायद तुम मेरे जग में पानी भरना भूल गई थी और मुझे बहुत प्यास लगी थी। इसलिए मैं पानी लेने के लिए उठने की कोशिश कर रहा था, परंतु मेरे बेजान पैर मेरा साथ नहीं दे पाए, इसलिए मैं नीचे गिर गया। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा, इसमें मेरी ही गलती है। मुझे ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तुम बहुत काम करती हो। सुबह अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हो, कॉलेज जाती हो, कॉलेज से आने के बाद भी कितना काम करती हो। अरुण की इन सब बातों के बाद भी राधिका को अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर में सुमित्रा भी आ जाती है। अरे, ये आपको क्या हुआ? इसके बाद राधिका सुमित्रा को सारी बात बताती है और फिर राधिका कहती है, सब मेरी गलती है माँ। मैं रोज ध्यान से पापा के सिरहाने पानी रखकर जाया करती थी, पर आज मैं ऐसी ही चली गई और ये सब हो गया। सुमित्रा राधिका को शांत करवाती है, परंतु राधिका अभी भी सोच में ही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो कहती है, माँ, मैंने फैसला ले लिया है। अब से आप काम पर नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर आज आप घर पर होती तो ये सब नहीं होता। और वैसे भी पापा को किसी की जरूरत है जो हमेशा उनके साथ रहे, उनका ध्यान रखे। इसलिए अब से आप घर पर रहकर अपना और पापा का ध्यान रखेंगी और अब से मैं काम पर जाऊंगी और इस घर का खर्चा उठाऊंगी। पर बेटा, तू अपना कॉलेज कैसे छोड़ सकती है? तू जानती है ना, हमने अपनी पूरी जिंदगी तुझे एक अच्छा अफसर बनाने में लगा दी है। अब एंड मौके पर आकर तू अगर कॉलेज छोड़ देगी तो तेरा वो सपना कैसे पूरा होगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं कॉलेज भी करूँगी और काम भी। बस आप मेरी बात मानिए और घर पर रहकर अपना और पापा का ध्यान रखिए। सुमित्रा राधिका की बात मान लेती है और फिर अगले दिन से राधिका कॉलेज के बाद काम ढूंढने लग जाती है। राधिका का कॉलेज दिन में खत्म हो जाता था, इसलिए वो ऐसा काम ढूंढ रही थी जिसे वो दिन से रात तक कर सके, ताकि उसका कॉलेज और काम एक साथ हो जाए। परंतु उसे जो भी काम मिल रहा था वो सुबह से शाम तक का मिल रहा था। इसलिए काफी जगहों पर जाने के बाद राधिका थोड़ी हताश हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और फिर एक कपड़े की दुकान पर जाती है। अच्छा, तो तुम कॉलेज करती हो और तुम्हें साथ में काम करना है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी कॉलेज जाती है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम 10 बजे कॉलेज जाती हो और 3 बजे तुम्हारी छुट्टी होती है, तो उस हिसाब से तुम सुबह 7 बजे दुकान पर आ जाना
और फिर 10 बजे कॉलेज के लिए निकल जाना। फिर जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए तब वापस यहाँ काम पर आ जाना और फिर रात को 9 बजे अपने घर चली जाना। ये ठीक रहेगा काका, कल से मैं काम पर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। उस कपड़े की दुकान का दुकानदार बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वो राधिका की मजबूरी समझ जाता है, इसलिए वो उसे काम दे देता है। उस दिन राधिका बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी माँ और पापा को ये खुशखबरी देती है। माँ, पिताजी, मुझे काम मिल गया है। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कॉलेज और काम दोनों एक साथ करूँगी। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। सुमित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरे जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे। वो दिन इसी तरह बीत जाता है। अगले दिन सुबह सुबह राधिका कपड़े की दुकान पर चली जाती है और फिर रामू नाम के एक व्यक्ति से, जो वहाँ पर काम किया करता था, वहाँ काम सीखने लग जाती है। देखो राधिका, यहाँ लेडीज की साड़ियाँ हैं और यहाँ सूट और उस तरफ सारे जेंट्स के कपड़े हैं। नीचे वाले फ्लोर पर बच्चों के कपड़े हैं, पर तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वहाँ का काम मैं संभालता हूँ। तुम्हें बस यहाँ लेडीज और जेंट्स के कपड़े लोगों को दिखाने हैं। सभी कपड़ों पर प्राइस लिखा है। अगर तुम्हें फिर भी कोई परेशानी हो तो मैं नीचे ही हूँ, मुझे आवाज लगा देना। और हाँ, सेठ जी दिन में आएंगे। अगर तुम्हें कोई भी बात करनी हो तो उनसे दिन में बात कर लेना। ठीक है, मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। इसके बाद राधिका काम करने लग जाती है। थोड़ी ही देर में दुकान का मालिक भी आ जाता है और फिर राधिका 10 बजे तक काम करती है। फिर जैसे ही 10 बजती है, राधिका दुकान के मालिक के पास जाती है और कहती है, ठीक है काका, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन समय से दुकान पर आ जाना। मुझे समय के पाबंद लोग ही पसंद हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद राधिका कॉलेज चली जाती है और फिर कॉलेज से आने के बाद वापस कपड़ों की दुकान पर आ जाती है और अपना काम करने लग जाती है। अब दिन इसी तरह बीतने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब राधिका सुबह काम के लिए निकल रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसे 1 घंटा देर हो गई है। इसलिए राधिका दौड़कर दुकान पर जाती है, परंतु जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि पूरी दुकान खाली पड़ी है और दुकान का मालिक अपने सर पर हाथ रखकर रो रहा है। क्या हो गया काका, दुकान का सारा सामान कहाँ है और आप ऐसे रो क्यों रही हैं? तुम कहाँ थी अब तक? ये समय है दुकान आने का। मुझे माफ करिएगा, आज आँख थोड़ी देर से खुली थी, इसलिए मुझे देर हो गई। तुम्हारी नींद की वजह से मेरी दुकान पूरी तरीके से लुट गई। ना जाने एक तो वो रामू का भी कल से कोई अता पता नहीं है। अगर तुम समय से काम पर आ जाती तो आज ये सब नहीं होता, क्योंकि आसपास वालों का कहना है कि रात तक सब कुछ ठीक था। जो भी हुआ है सुबह हुआ है। पर काका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तुम सही कह रही हो। गलती तो मेरी ही थी जो मैंने तुम जैसी नौसिखिया लड़की को अपने काम पर रख लिया। अब चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेचारी राधिका और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल जाती है और चलते चलते एक मंदिर के पास आकर रुक जाती है और उसी की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। हे भगवान, आखिर क्यों तू हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है? एक तो तूने मेरे पिता के पैर बेजान कर दिए, ऊपर से ये गरीबी की मार, और अब मुझसे मेरा काम भी छिन गया। ना जाने अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे और मेरे माता पिता के भविष्य के लिए मेरा कॉलेज जाना भी जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या। राधिका ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर पूजा करने आई एक औरत राधिका के हाथ में एक कंबल रख देती है। सुनिए, मुझे कंबल की जरूरत नहीं है, आप ये कंबल किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। मैंने ये कंबल जरूरतमंद को ही दिया है। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उस कंबल को अपने साथ घर ले आती है। राधिका के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ को दिन में घटी सारी घटना के बारे में कुछ बता सके, इसलिए वो घर आकर सीधा सो जाती है। लगता है बहुत थक गई है, इसलिए आते ही सो गई। अरे ये कंबल कैसा है? हमारा तो नहीं लगता है राधिका लाई है। शायद उसके कपड़ों की दुकान में ये काफी दिन से पड़ा होगा,
तभी उसके मालिक ने उसे दे दिया होगा। अरे हाँ, याद आया, मुझे कई सारे बर्तन बांधकर कोने में रखने थे। चलो एक काम करती हूँ, इसी में बांध कर रख देती हूँ। ऐसा कहकर सुमित्रा कई सारे बर्तन उस कंबल में बांधकर कोने में रख देती है। सुबह जैसे ही राधिका की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रसोई में से एक तेज रोशनी आ रही है। ये रोशनी किस चीज की है? राधिका रसोई में जाती है तो देखती है कि जो कंबल वो कल लेकर आई थी उसके अंदर से ये रोशनी आ रही है। राधिका उस कंबल को जैसे ही खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये सारे सोने के बर्तन, ये सब यहाँ कैसे आए और ये किसके हैं? तभी वहाँ पर सुमित्रा आ जाती है और राधिका की तरह वो भी उन सोने के बर्तनों को देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? मैंने तो रात में इस कंबल में अपनी रसोई के मामूली बर्तन रखे थे। ये सब बर्तन सोने में कैसे बदल गए? ये कैसा जादू है? अपनी माँ की बात सुनकर राधिका को उस औरत की कही बात याद आती है। माँ, मुझे लगता है ये कंबल जादुई है। कल ये कंबल मुझे एक औरत ने दिया था और कहा था कि मुझे इसकी जरूरत है, हमें इसे इस्तेमाल करके एक बार देखना चाहिए। इसके बाद वो लोग एक स्टील की प्लेट उस कंबल के अंदर रखकर बांध देते हैं और फिर कुछ देर बाद उस कंबल को खोलते हैं। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो स्टील की प्लेट सोने की प्लेट में बदल जाती है। ये तो कमाल हो गया। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और बेटा, अब तुझे अपना कॉलेज छोड़कर काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पर बेटा, तेरे पास ये कंबल आया कहाँ से? इसके बाद राधिका अपनी माँ को कल घटी सारी घटना के बारे में बताती है। सच कहूँ बेटा, ये सब भगवान ने हमारी मदद करने के लिए किया है। उन्होंने ही उस औरत को भेजा होगा जिसने तुझे ये कंबल दिया। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। इसके बाद वो लोग मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद करती हैं और फिर राधिका और सुमित्रा मिलकर उन सभी सोने के बर्तनों को सुनार को बेच देती हैं, जिससे उनके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं। पैसे बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो लोग उन पैसों से अरुण का इलाज करवाने लग जाते हैं और अच्छा इलाज मिलने के कारण अरुण के बेजान पैर अब धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाते हैं। वो लोग बचे हुए पैसों को अपने जैसे गरीब लोगों में भी दान कर देते हैं, परंतु राधिका उस जादुई कंबल के भरोसे नहीं रहना चाहती थी। वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वो अपना कॉलेज पूरा करती है और आईपीएस बनने का एग्जाम देती है और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ ही सालों में वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली आईपीएस बन जाती है और अपने माता पिता के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन करती है।